कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस को कवर करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे होता है, सारी प्रोविजंस अप्लाई कैसे होती है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द जीआरवी फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें चार चीजें दी गई हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में कि इन चार चीजों का हमने कंपैरिजन करना है। आफ्टर कंपैरिजन वी विल कंक्लूड द जीआरवी। तो जीआरवी हमारी निकल जाएगी। तो सबसे पहले करना क्या होगा, देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एमआरवी दी गई है। एमआरवी का मतलब होता है म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। ये है हमारी 60,000 की। ओके, ये पर एनम दी गई है तो सारी ही पर एनम है। ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई पर मंथ दी होगी तो हम उसे पर एनम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 करके। तो यहाँ पे एमआरवी हमें 60,000 दे दी और एफआरवी, एफआरवी कितनी है 66,000। तो सबसे पहले तो इन दोनों चीजों को उठाना है हमने। इन दोनों में से विच एवर इज हायर करना है। तो यहां पे मैं एक थर्ड पॉइंट लिखूंगा, दैट विच एवर इज हायर ऑफ 1 एंड 2। तो इनमें से जो भी हायर होगा वो यहां पे आ जाएगा। तो देखो हायर कौन सा है, 66,000। तो ये यहां पे आ गया। आगे फोर्थ में मैं लिखूंगा हमारा स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया गया है, स्टैंडर्ड रेंट हमारा है 69,000 का। तो यहां पे इन दोनों में आएगा विच एवर इज लोअर। सो हियर फिफ्थ, इसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट दैट विच एवर इज लोअर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होंगे वो यहां पे आ जाएंगे। तो 66,000 हमारा यहां पे आ गया। तो अभी क्या करना है, जो हमारा एक्चुअल रेंट दिया गया है 72,000 का, इसको कंपैरिजन करना है इसके साथ। तो यहां पे मैं 6th पॉइंट में लिख लूंगा दैट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल मैंने रिसीव किया है 72,000 का। तो इनका जब मैंने कंपैरिजन किया तो विच एवर इज हायर आया। तो हायर में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मेरा आ गया। सो हमने निकालना था जीआरवी। तो हमारी जीआरवी यहां पे आ गई, विच एवर इज हायर ऑफ 5 एंड 6। तो इनमें से हायर कौन सा है, 72,000। तो 72,000 यहां पे मेरी जीआरवी आ गई। ठीक है, तो अगर तो आपने कल वाली वीडियो देखी है तब तो आपको सारा समझ आ गया होगा। एमआरवी एंड एफआरवी को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज हायर आया तो यहां पे लिख दिया। अब इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर लेके आना है, उसको यहां पे लिख देना है। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर किया, विच एवर इज हायर किया, 72,000 आया। तो 72,000 मेरी ग्रोस रेंटल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ग्रोस रेंटल वैल्यू कह सकते हो, एनुअल रेंटल वैल्यू कह सकते हो। तो ये मेरी यहां पे आ चुकी है 72,000। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है यहां पे, उसमें हमने जीआरवी ही निकालना है। बट एक एक्स्ट्रा चीज जो आ गई हमारी इसमें, वो है हाउस वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ। पहले हमें ये सारा डाटा दिया गया था, बट अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दी, हाउस वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ। हाउस वेकेंट है, हाउस खाली पड़ा है, हाउस हमने खाली छोड़ दिया, लेट आउट नहीं किया 2 महीने के लिए। तो इसको कैसे टैकल करना है, देखो मैंने बताया था कैलकुलेशन सारी वैसे ही होगी जैसे कैलकुलेशन हमने वहां पे की थी। कैलकुलेशन जैसे पिछले सब में करके चुके हैं वैसे ही सारी कैलकुलेशन होगी। बट इसको बाद में जाके टैकल करना है कि वैकेंसी का करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो पुराना वाला जो हमने सम किया उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन हमारा होगा, देखो एमआरवी सबसे पहले तो लिख ली, 1 नंबर दे दिया। एमआरवी कितनी है, 60,000 की। सेकंड एफआरवी लिख ली 66 की। यहां पे थर्ड में विच एवर इज हायर ऑफ 1 एंड 2 किया। 1 एंड 2 में हायर आ गया 66,000। स्टैंडर्ड रेंट लिख लिया, स्टैंडर्ड रेंट हमारा यहां पे आया 69,000 का। फिफ्थ में हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट।
एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 66,000 इनका हमने लोअर किया तो वो यहां पे आ गया। ठीक है, आपको प्रॉपर यहां पे लिखना है ब्रैकेट में। आगे देखो, सिक्स में हमने यहां पे लिखा एक्चुअल रेंट। अब यहां पे देखो एक्चुअल रेंट में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। यहां पे आप कहोगे कि एक्चुअली हमने 2 महीने के लिए तो खाली रखा, इसका मतलब सिर्फ 10 महीने के लिए हमने किराए पे दिया, तो उस हिसाब से यहां पे 70,000 बनना चाहिए। अगर मैं 7,000 पर मंथ को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिर्फ 70,000 बनेगा, और 70,000 यहां पे लिखूंगा मैं। बट यहां पे वैकेंसी के केस में मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैकेंसी के केस में यहां पे पूरा मैं 12 से मल्टीप्लाई करके 84,000 यहां पे लिखूंगा। लिखने के बाद कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होने के बाद जो जीआरवी आएगा मेरा, उसमें से मैं वैकेंसी को माइनस करूंगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे देखो मैंने क्या किया, 12 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 84,000 यहां पे मैंने लिख लिया कि एक्चुअल रेंट मैंने 84,000 रिसीव किया, जबकि अभी रिसीव नहीं किया। तो आगे यहां पे 7th पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि मेरा जीआरवी सर ग्रोस रेंटल वैल्यू इतना आ गया, जबकि अभी ग्रोस रेंटल वैल्यू ये नहीं आया। ठीक है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो विच एवर इज हायर ऑफ 5 and 6, 5 और 6 में से जो भी हायर है, तो हायर कौन सा है, 84,000। अब क्या करना है, ये निकालने के बाद इसमें से आप लेस कर दोगे, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी के कारण मुझे कितना लॉस हुआ, तो आपको पता है 2 महीने के लिए खाली रहा, 1 महीने का किराया 7,000 है, तो 2 महीने का किराया 14,000 हो गया, तो 14,000 का मुझे लॉस हो गया, 14,000 मुझे नहीं मिला। तो इसका मतलब मुझे कितना मिला, मुझे सिर्फ 70,000 मिला। तो 70,000 यहां पे मेरा आ गया। आपको सीधा वहां पे लेस नहीं करना कि मैं यहां पे ही लेस कर देता हूं, 70,000 लिख देता हूं, ऐसा नहीं करना हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये वाली फिगर, एक्सपेक्टेड रेंट वाली फिगर उससे ज्यादा होगी। मान लो ये वाली फिगर हो सकता है 70,000 हो, 77,000 हो, आप यहां पे 70,000 लिख दो तो वो वाली ज्यादा आ गई। बट यहां पे अगर 84,000 लिखोगे तो 84,000 ज्यादा आएगी। तो मतलब ये है कि यहां पे आपको पूरा लिखना है 12 महीने का, फिर कंपैरिजन करना है, फिर यहां पे जब आ गया इसमें से आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करना है, फिर आपका जीआरवी आएगा। ये आपका जीआरवी आ गया। तो ऐसे ही करके आपको करना है सारा प्रोसीजर, ऐसे ही आपका चलेगा सारा प्रोसीजर। तो यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें यहां पे रेंट हमें रियलाइज नहीं हुआ 2 मंथ्स के लिए, बाकी तो सारा कुछ सेम है ना, सिर्फ रेंट हमें रियलाइज नहीं हुआ 2 मंथ्स के लिए। वहां पे क्या था, वैकेंसी के कारण नहीं मिला, यहां पे रियलाइज नहीं हुआ। मैंने लेट आउट तो किया, बट उस सामने वाले टेनेंट ने मुझे अभी 2 महीने की पेमेंट नहीं की है। वो कब करेगा, वो बाद में कभी भी कर देगा। बट अभी मुझे यहां पे कैलकुलेशन करनी है कि मैं अनरियलाइज्ड रेंट के साथ कैलकुलेशन कैसे करूं। तो कैलकुलेशन करने का तरीका वही है, पहले तो सारी कैलकुलेशन वैसे ही कर लो। ठीक है, वैसे ही अब हम सारा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले 2 सम कर चुके हैं। तो देखो एमआरवी एंड एफआरवी विच एवर इज हायर 66,000। अब जो 66,000 आ गया इसको मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर, फिर 66,000। इसको अब मैंने कंपेयर करना है। देखो अब जो 66,000 आ गया ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। आपने पहले 2 सम कर लिए हैं ना, तो उसमें से आपको शायद पता चल ही गया होगा। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 66,000 का आ गया। मैं दोबारा इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि यहां पे हमारा टाइम लैप्स होगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। सो एक्सपेक्टेड रेंट 66,000 आ गया, अभी 2 महीने के लिए रियलाइज नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक्चुअल में मुझे कितना मिला, सिर्फ 10 महीने के लिए। 10 महीने के लिए अगर मिला तो एक्चुअल रेंट मुझे कितना मिला, 7,000 इंटू 10 मतलब 70,000, सिर्फ 70,000 मुझे मिला। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मेरा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 70,000 का। ओके, तो अभी ये देखो, ये आप कहोगे कि वैकेंसी के केस में तो हमने पूरा लिया था, यहां पे हमने कम क्यों लिया। ये ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा, आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, तो यहां पे हम 70,000 लेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज हायर आएगा। सो विच एवर इज हायर आ गया, विच एवर इज हायर हमारा 70,000 आया।
तो 70,000 मेरा क्या है, GRV। ये 70,000 मेरा क्या है, GRV, मतलब ये ग्रोस रेंटल वैल्यू है मेरा। एक्सपेक्टेड मेरा 66,000 था, एक्चुअल मेरा 70 आ गया, क्योंकि मैंने 10 महीने के लिए रिसीव किया, बाकी 2 महीने का अभी रिसीव नहीं हुआ, तो यहां पे 70,000 मेरा GRV आ गया। अब एक और कंसेप्ट यहां पे आता है, उसको भी साथ में ही कर लेते हैं। मान लो ये वाला जो अनरियलाइज्ड पोर्शन था मेरा 14,000 का, ये इस साल तो रिसीव नहीं हुआ, बट अगले साल रिसीव हो जाता है, अगले साल रिसीव हो जाता है। तो जब ये रिसीव होता है ना, तब क्या कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। मान लो ये अभी 2018-19 का था, मान लो 2018-19 में तो रिसीव नहीं हुआ, बट 2019-20 में 2019-20 में हमें ये रिसीव हो गया। तो अगर रिसीव होगा तो कैलकुलेशन क्या होगा यहां पे, दैट अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड कितना था, 14,000 का, ये अभी रिसीव हो गया मेरा। ओके, पहले तो मैंने इसको इनकम नहीं माना था, लेकिन इस साल तो मैं इनकम मानूंगा इसको, क्योंकि रिसीव हो रहा है। अब लेस करूंगा, ठीक है ना, डिडक्शन आती है, आपने शायद पिछली वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने डिडक्शन बताई थी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो अभी हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि 14,000 का हमने यहां पे 30% कर लेना है। तो 14,000 का 30% करके कितना आया सर, 4200। तो 4200 यहां से मैं माइनस कर दूंगा, तो 9800 जो है मेरा वो टैक्सेबल होगा, वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। तो यहां पे ऐसे ही करना है, अगर पहले वाला अनरियलाइज्ड रेंट किसी साल रिसीव हो जाए तो उसको लिख के लेस डिडक्शन 30% करके उसको माइनस करके जो भी आएगा वो मेरी इनकम है। ये वाली इनकम मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये वाली मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसको मैं कंसीडर करूंगा। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट हमारे पास है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, हमें दे दिया 60,000 पर एनम का। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हमें दे दिया 72,000 पर एनम का। टैक्स लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी एंड द पेड बाय द ओनर, लोकल अथॉरिटी ने कितना टैक्स लगाया और उसको पे देखो किसने किया, ऑनर ने पे किया। यहां पे ना दो बंदे पे कर सकते हैं, या तो ऑनर पे कर सकता है या फिर टेनेंट पे कर सकता है। टेनेंट कौन, जिसने किराए पे लिया है वो पे कर सकता है, या फिर ऑनर जिसकी मालकियत है, या फिर लैंडलॉर्ड हम उसे कह सकते हैं, ये दोनों पे कर सकते हैं। देखो अगर तो लैंडलॉर्ड ने पे कर दिया ना, फिर तो डिडक्शन मिलेगी इस टैक्स की। अगर ये टेनेंट ने पे कर दिया तो इस टैक्स की डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम इसको सम को करते हैं। देखो यहां पे हमें दो चीजें दे दी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंटल वैल्यू। अब आप कहोगे कि दो चीजें तो नहीं दी, एफआरबी और स्टैंडर्ड रेंट तो नहीं दिया, तो जरूरी नहीं है सर भी सारा कुछ देंगे। ये दो चीजें दे दी तो इनको कंपेयर कर लो। अब आपको पता है कि एक्चुअल रेंट के साथ कोई चीज आप कंपेयर करोगे तो विच एवर इज हायर ही लेना है, ठीक है। तो यहां पे विच एवर इज हायर ले लोगे। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन में एक तो है एमआरवी, एक है हमारा एक्चुअल रेंट। एमआरवी दी गई है 60,000 की, एक्चुअल रेंट हमारा है 72,000 का। दोनों को मैं करूंगा कंपेयर, कंपेयर करने के बाद विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, इसको 1 इसको 2 मान लो, 1 एंड 2, इनमें से हायर कौन सा आ गया, 72,000। तो अभी अगर मैं कहूं तो ग्रॉस रेंटल वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 72,000। अब देखो एक ना नई चीज यहां पे हम सीखेंगे अभी, कि इसमें से ना कुछ म्युनिसिपल टैक्स लेस करना होता है। हमने जो भी टैक्स भरा है ना उसको हम लेस कर सकते हैं यहां से। तो यहां पे मैं लेस करूंगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स मैंने कितना लेस करना है, ये देखो यहां पे बता रहे हैं कि एक तो हाउस टैक्स हमारा लग गया 6,000 का, एक हमारा सैनिटेशन का, साफ सफाई का, क्लीनिंग वगैरह का सेस लग गया
1000 का। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कितना आया 7000, तो 7000 यहां से माइनस हो जाएगा। तो अभी 7000 ही क्यों माइनस किया, क्योंकि ये दोनों टैक्स लोकल टैक्स हैं जो कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने भरे, तो इसीलिए यहां से डिडक्शन मिल गया, क्योंकि ये हमारा खर्चा था, तो इसका हमें बेनिफिट यहां पे मिला। तो इसको मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद मेरा कितना आया 65,000। तो अभी 65,000 पता है क्या है, ये है ग्रोस था, तो अभी नेट हो गया, नेट रेंटल वैल्यू, क्योंकि इसमें से हमने खर्चे माइनस कर दिए म्यूनिसिपल टैक्स के, तो इसीलिए ग्रोस की जगह पे यहां पे नेट आ गया, नेट रेंटल वैल्यू। तो 65,000 मेरा नेट रेंटल वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया ना कि म्यूनिसिपल टैक्स अगर आएगा तो म्यूनिसिपल टैक्स को यहां से माइनस करके फिर आगे हमारा नेट रेंटल वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो शायद वीडियो